बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़िम, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा और कल होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में हुकूमत की एक साला कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा, जबकि इजलास में वजारतों की कारकर्दगी पर भी गौर होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के IMF के साथ इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, जिसमें बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया है। अहम फैसले भी मुतवक्किल हैं, जबकि वजारतों की कारकर्दगी पर भी गौर किया जाएगा। मुल्क के अंदर तो जो सूरत हाल है उस पर ज़्यादा बात नहीं, सवाए दो तीन बातों की। एक तो IMF का जो डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, ये क्या बात करने जा रहा है पाकिस्तान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। और इससे पहले वो जो पाकिस्तान से मुज़ाकरात हमेशा उनके होते रहे हैं, तो वो एलीट कैप्चर की बात करते रहे हैं, अखराजात की अब ज़्यादा अखराजात कर रहे हैं, ये बात अखराजात में कमी करे हुकूमत, ये सारे। और फिर इस दौरान जो कुछ मामलात हुए हैं, तो IMF की जो टीम है उनको कुछ तो नहीं, काफ़ी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब वो कहाँ तक हमारी वज़ारत ख़ज़ाना और हुकूमत उनको बयान कर पाती है, तो ये देखना है। IMF का डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि इस अरेंजमेंट में दो बड़े अहम इत्तेहादी हैं जिनके बगैर ये अरेंजमेंट चल नहीं सकता। उनमें से एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और एक मुस्लिम लीग नवाज है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, उनकी मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत से मुलाकात नहीं हो पा रही। चंद नामालूम वजूहात की बुनियाद पे, पता नहीं मुस्लिम लीग नून उनको वक्त नहीं दे रही, क्या मामला है। क्योंकि इससे पहले जरदारी साहब लाहौर में थे, जब ये सारे वहाँ पे बड़े इवेंट्स हुए, तो जरदारी साहब एज अ प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद रहे लाहौर में, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, ना उनको कहीं मदऊ किया गया किसी बड़ी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान के थे, वो मैंने आपको बताया था, बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके। उसके बाद जरदारी साहब से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कहा जी हम जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे और आप कुछ देर इंतज़ार करें और तहरीरी मुआहदा है वो दिखाया जाए। बहरहाल वो पार्टी का अपना अंदरूनी मामला। उसके बाद जरदारी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। यहाँ पर जो है इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान बाहर से आए हुए थे, उनका इस्तकबाल किया। फिर वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए लाहौर चले गए। लाहौर में उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से हो नहीं सकी। फिर वो गालिबन कराची चले गए या कहीं और उनकी रवानगी है या कहाँ पर। फिर खबर चली कि बिलावल जो हैं वो आज शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे और तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। आज बिलावल साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं हुई। तो बराह करम ये दो इत्तेहादी कम से कम आपस में मिलें और उसके बाद मिल के अफ़ाम व तफ़हीम से मामला जो है वो अपोजिशन के साथ बैठ के पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल तमाम स्टेक होल्डर्स अवाम समेत वो बैठ के ये जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, इससे आगे मुल्क को निकालें। हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ हर वक्त हर लम्हा जो है वो तेज़ी से दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की जो हैं वो एक अजीब व गरीब किस्म का तमाशा खड़ा करके वाशिंगटन से लंदन पहुँचे थे और लंदन पहुँचने के बाद हमने पहले बात की थी कल भी और परसों भी कि उनको बड़ा रॉयल उनका इस्तकबाल किया गया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, केयर स्टैमर से 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे। उसके बाद उनकी किंग से मुलाकात हुई, किंग चार्ल्स से। और ये बड़ा अनयूजुअल है कि इतना उनको बड़े लेवल पे उनका इस्तकबाल किया गया। उसके बाद जो यूरोपियन लीडर्स थे या यूरोप से बाहर के भी, क्योंकि उसमें जस्टिन ट्रूडो भी थे कनाडा से, वो सारे मौजूद थे और मैक्रोन भी थे और जर्मन चांसलर भी थे और सारे काफ़ी उसमें कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और उसमें उम्मीद ये की जा रही थी कि कोई बात आगे बढ़ेगी, कोई ये मामलात किसी बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन मज़ीद फटा हो गया और आपस में फटा हो गया, मज़ीद फटा हो गया। और वो फटा ये हुआ कि प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं उन्होंने एक सीज़ फायर प्लान की तजवीज़ दी कि 1 महीने तक जंगबंदी की जाए यूक्रेन और रशिया के दरमियान। और इस 1 महीने की जंगबंदी जो है ये इसमें देखा जाए कि रूस के क्या उनके मतलब वो क्या सोच रहा है, रशिया सोच क्या रहा है, पुतिन क्या सोच रहा है। 1 महीने के दौरान सोचा जाए कि आखिर ख्यालात क्या हैं, खुल के सामने आ जाए ना पुतिन के, वह जंगबंदी हो गई है और पुतिन जो है उनके ख्यालात सामने आ जाएं। तो मैक्रोन साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मंसूबा पेश किया 1 महीने की जंगबंदी का।
अच्छा, उसके बाद जो है वो उन्होंने फिर उसके बाद ये बयान दिया कि बरतानिया में, सेकंड स्लाइड को, ये चूँकि हसास मौज़ूआत है इसलिए बिल्कुल इसका रेफरेंस दे के बात की जाए तो मुनासिब है। ये सेकंड स्लाइड, फ्रांस 24, उन्होंने कहा कि बरतानिया और फ्रांस जो है वो 1 महीने की जंग बंदी पे गौर कर रहे हैं, सेज मैक्रोन। ये हो गया। अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब यहाँ ये मामला बड़ा अहम होता है कि जब जंगबंदी होती है तो दूसरा फरीक भी तो करता है ना जंगबंदी। भाई एक फरीक जो है उसने जंगबंदी कर दी यूक्रेन ने, उधर से वो ठुकाई पे ठुकाई किए जा रहे हैं प्यूटिन, तो ये कैसी जंगबंदी है? भाई जंगबंदी में तो दोनों शामिल होते हैं तो जंगबंदी होती है ना। जैसे भी गजा में है तो हमास की तरफ से भी है और इसराइल की तरफ से भी, जो ख़त्म हो गई और उसमें बड़े गंभीर हालात पैदा हो रहे हैं वहाँ पे उसमें। लेकिन जंगबंदी का तो बुनियादी असूल ये होता है ना कि दोनों फरीक। अब जनाब इन्होंने कह दिया कि बरतानिया हमारे साथ है, बरतानिया और फ्रांस दोनों मिलके, ये जो अभी हमने कोट किया है फ्रांस 24 को, इन्होंने कहा बरतानिया और हम मिलके 1 महीने की जंगबंदी करवाने जा रहे हैं। उस जो जंगबंदी के दौरान तय हो जाएगा कि प्यूटिन चाहता के अंदर से, और ये प्लान लेके हम जा रहे हैं अमेरिका, और अमेरिका जाएंगे और अमेरिका से कहेंगे कि भाई हम, आप बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि प्यूटिन जो है वो जंग नहीं छेड़ता, तो हमने भी मौका दे दिया प्यूटिन को कि वो इस दौरान बताए कि भाई वो अमन में खुश है कि नहीं है। अब जनाब इस प्लान को पता चला कि जो बरतानवी वज़ीर आज़म है उनसे प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बात ही नहीं की, उनका नाम ले दिया, उनसे बात ही नहीं की, उनका नाम ले दिया कि बरतानिया और फ्रांस दोनों, ये फ्रांस 24 सेकंड स्लाइड दोबारा देखें, दोबारा दो गौर से, फ्रांस एंड यूके वर्किंग ऑन 1 month यूक्रेन ट्रस्ट सेज मैक्रोन, ठीक है। उसके थोड़ी ही देर बाद यही फ्रांस 24 जो है ये खबर दे रहा है, 4th, यूके सेज नो एग्रीमेंट विद फ्रांस ऑन यूक्रेन पार्शियल ट्रस्ट प्रपोजल। यूके भाग गया, उन्होंने कहा भाई ये क्या, ये आपने हमारा नाम कहां से डाल दिया है? यानी आप ये देखें, दो बड़े इत्तेहादी, ये वैसे जो ज़ेलेंस्की है ना, ये वो मोहल्ले की बुआ नहीं होती जो लड़वाती फिरती है लोगों को, झगड़े करवाती फिरती है ख़ानदानों में, ये उस तरह का एक करैक्टर लगता है मुझे। इसने पहले उधर फटा खड़ा कर दिया यूरोप का, नेटो का, EU का, अमेरिका के साथ, फिर यूरोप आया वापस अपने, इसने मुबारक कदम रखे और फ्रांस और बरतानिया का झगड़ा करवा दिया। ये आदमी चाहता क्या है? ये ख़ास मोहल्ले की बुआ, घरों में झगड़े, ठीक है, रिश्ते करवाना, रिश्ते तोड़वाना, ये वो रोल है इसका। अब जनाब ये फाइनेंशियल टाइम्स ने इसके ऊपर खबर लिख दी कि आराम से यूके डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम, ये फर्स्ट लाइन, आराम से यूके जो है खामोशी से साइड पे हो गया, जो है उन्होंने कहा कि हटो बचो, हटो बचो, हम इसका हिस्सा ही नहीं है। मैक्रोन ने प्रपोजल दिया सीज फायर का, हम हिस्सा ही नहीं। आप तमाशा देखें कि ये समिट जो है ये बरतानिया में हुई है और मैक्रोन भी बरतानिया में है और वजीर आजम भी बरतानिया में, बरतानिया के, और सारे लोग वहाँ हैं और प्रपोजल पेश हो रहा है, उसका एलामिया इशू होना है, उसका कोई मतलब कोई बात तो होगी ना, कुछ भी नहीं हुआ, ठुस। वो बरतानिया पतली गली से साइड पे निकल गया। वो मैक्रोन उधर कह रहे हैं कि यार बरतानिया से पूछ के हमने किया, उन्होंने हमसे पूछ के नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, उस ज़ेलेंस्की भी खड़े हो गए उधर, ज़ेलेंस्की तो चेगोवेरा बने हुए, तो खड़े हो गए, उन्होंने कहा लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मैं हर सूरत में जंग लड़ूंगा और ऐसा है कि मैं तो लड़ूंगा। अच्छा, अब ये तो हो गया ना, ये मोहल्ले की बुआ वाला किरदार जहन में रखें आप। इसने लड़वा दिया अमेरिका को यूरोप से और उसके बाद यूरोप के अंदर फटा। उसके बाद यानी देखें ना, 2-3 करीबी मुल्क भाई भाई, पहले तो रशिया का फटा करवाया ना ये पूरा अमेरिका के साथ और ये जंग करवाई, फिर उसके बाद अमेरिका और नेटो और EU का करवा दिया फटा, उसके बाद बरतानिया का और फ्रांस का करवा दिया फटा, अब बरतानिया के अंदर करवा दिया फटा। बरतानिया के जो सफ़ीर हैं हजूर मोहतरम, वो लॉर्ड मेडलसन, पीटर मेडलसन, वो वॉशिंगटन में बरतानिया के सफ़ीर हैं, बरतानिया के वॉशिंगटन में सफ़ीर हैं। उन्होंने जनाब वॉशिंगटन से बयान दिया और बयान उन्होंने दिया कि यूक्रेन जो है, ज़ेलेंस्की तो बंदे के पुत्र बन जाओ, जो ट्रंप कह रहा है उसकी बात मानो और तुम फौरी तौर पे
जो रेयर अर्थ मिनरल्स का मुआहदा है उसके ऊपर तुम अमल दरामद करो। अब बरतानिया का सफीर जो अमेरिका में है, ये बरतानिया का वजीर आजम कुछ और कह रहा है, उनका सफीर कुछ और कह रहा है। वो सफीर को जो है, वो सफीर जो है, सफीर मोहतरम जो वाशिंगटन में है, वो वाशिंगटन की कहानी उन्होंने पकड़ ली। ये खड़े हैं यूक्रेन के साथ, वो खड़े हो गए जाके ट्रंप के साथ। नया रौला, कितना बड़ा रौला, ज़ेलेंस्की करैक्टर। अब जनाब उधर क्या हुआ कि जो लॉर्ड मेंडलसन, अब आप ये देखें कि स्काई न्यूज़ उसके बाद वजाहतें करता फिर रहा है कि ये सिक्स्थ, कि लॉर्ड मेंडलसन का जो क्लेम है कि यूक्रेन शुड कमिट टू सीज फायर बिफोर रशिया, रूस बाद में जंग बंद करेगा, पहले यूक्रेन अपनी गोलाबारी बंद करे, ये जो है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ से वजाहत की कि भाई ये जो सफ़ीर मोहतरम है, ये फिर गार्डियन खबर वजाहतें हो रही हैं ना कि सातवीं पीटर मेंडलसन के जो यूक्रेन कमेंट्स हैं वो हुकूमती पॉलिसी नहीं है, वो उनका ज़ाती ख्याल है। वो ज़ाती ख्याल है सफ़ीर का। बरतानिया का सफ़ीर जो अमेरिका में है वो खड़ा हो गया ट्रंप के साथ, बरतानवी वज़ीर आज़म खड़े हैं ज़ेलेंस्की के साथ, मैक्रो भी ज़ेलेंस्की के साथ हैं, मगर वो कह रहे हैं कि जी जो है वो जंगबंदी कर दी जाए। वो जंगबंदी ज़ेलेंस्की कह रहा है कि मैं जंगबंदी कर दूंगा तो उधर से गोलाबारी हो रही है, उधर से तो गोलाबारी हो रही है मेरे ऊपर, तो मैं कैसे जंगबंदी करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे बताओ। अच्छा सबको लड़ू क्या, वो फंस गया, बीच में फंसा हुआ है। अब बरतानिया के बाद वो कहां जाएगा भाई, अब ना उसको बुला रहा है ना कोई दावत दे रहा है, सब डर गए हैं, हटो बचो जहां जाता है लड़वा देता है लोगों को। तो अब वो जनाब एक मसला, डिफेंस समिट खत्म हो गई किसी एलामिया के बगैर। अच्छा उसमें एक नया लफ्ज़ सामने आया है कि ये कोलिजन ऑफ विलिंग बनेगी। अब ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो कोलिजन ऑफ विलिंग, एक होता है नेटो अलायंस, इत्तेहाद, कोई एससीओ, कोई ब्रिक्स, कोई क्वाड, इवन कोई मतलब, अब ये कोलिजन ऑफ विलिंग जो है ना, एक ऐसी एक बेहुदा किस्म का आवारा सी टर्म है, और ये वो 1970 से चल रही है ये कोलिजन ऑफ विलिंग। ये होता है कि जी वक्ती तौर पे एक कोई हदफ, कोई पॉलिटिकल या कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव गेन करना हो तो एक ढीला ढाला सा वक्ती तौर पे कोलिजन बन जाता है, तो उन्होंने कहा कोलिजन ऑफ विलिंग बनेगी। अच्छा कोलिजन ऑफ विलिंग ये इसको आप पढ़े ना, सर में आप मतलब एक दर्द सरी है कि कोलिजन ऑफ विलिंग क्या बला है। इन्होंने कहा कोलिजन ऑफ विलिंग बनेगी, और कोलिजन ऑफ विलिंग बन के जो है ना वो रूस के खिलाफ एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी। ये किसिंजर के दौर में ये आया था, ये टर्म आई थी, और MIT के प्रोफेसर थे और उन्होंने ये कॉइन की थी, फिर किसिंजर ने ख़त लिखा था उनको बाकायदा। तो इसके ऊपर ये जो है, इसके ऊपर एक पूरा जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको सजेस्ट करते हैं ये जो इंटरनेशनल अफेयर्स के, इसको ज़रा देखें, कोलिजन ऑफ विलिंग एंड इंटरनेशनल लॉ। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, ये वक्ती तौर पे एक बनती है, ये पब्लिकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है इस पे, और इसमें जो ये रोडेलेस्की और उसमें इन्होंने ये कैम्ब्रिज वालों ने छापा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये कोलिजन ऑफ विलिंग क्या चीज़ है। तो कोलिजन ऑफ विलिंग जो है ये इसका कोई बस ये ऐसे ही है, ये बन जाती है। ये बिल्कुल आप समझें कि जिस तरह ये पहली खलीजी जंग में या दूसरी, या ये जो 2003 में जब अटैक होना था तो अमेरिका के साथ नेटो नहीं गया था, इराक वाला अटैक, और बल्कि कोलिजन ऑफ विलिंग बन गई थी। तो एक कोलिजन ऑफ विलिंग है जो ढीला ढाला से इत्तेहाद बन जाता है कि जी हमने, अब वो कोलिजन ऑफ विलिंग बन गई है, मगर उस कोलिजन ऑफ विलिंग में कौन से मुल्क हैं कौन से नहीं हैं, क्या उसको कोई ऐलान हुआ है, कोई उसका इजलास होगा, क्या होगा। यूके उधर भाग गए, मैक्रो उधर निकल गए, ज़ेलेंस्की इधर दरमियान में कह रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं तैयार हूँ, मुझे वापस बुलाएं अमेरिका, मैं अभी भी करूँगा, ये करूँगा, लेकिन अपने आदाब पे करूँगा, ये होगा, पता नहीं क्या उठपटा वहाँ अजीबो गरीब मामला चल रहा है। इसी दौरान जो है तो ये वहाँ पर जो उनके NSA हैं, माइक वॉल्स, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम यूक्रेन से बिल्कुल बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने ज़ेलेंस्की को एक और नाम दे दिया, वो नाम मैं दोहराना नहीं चाह रहा, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें ज़ेलेंस्की को उन्होंने एक और नाम दे दिया। वो नाम जो है वो मैं इसे हम दिखा देते हैं, CNN की स्लाइड, उन्होंने एक और नाम दिया। उन्होंने कहा है ये जो है ये इस तरह 15th, उन्होंने कहा है कि ये इस तरह बहस करता है हमारे साथ, ठीक है, जिस तरह
ये ख़वातीन बहस करती हैं, इस तरह वो हमारे साथ बहस करता है। अच्छा, अब मसला ये जनाब ज़ेलेंस्की, तो उन्होंने और साथ ही उन्होंने कहा कि जो माइक वॉल्स हैं, उन्होंने इसी इंटरव्यू में कहा, जो इंटरव्यू उनका है CNN पे, उन्होंने कहा कि भाई यूक्रेन मेंबर तो किसी सूरत नहीं बनेगा नेटो का, बार बार क्लियर हो चुका है। तीसरी जो बात है, उन्होंने कहा है कि ये कोई दूसरा अगर शख्स आ जाए, अच्छा जो माइक पेंस नहीं, जो पीटर जॉनसन है जो उनके स्पीकर हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो ज़ेलेंस्की हैं, इनको शायद रिज़ाइन करना पड़े, इनको शायद अपना ओहदा छोड़ना पड़े, यूक्रेन की सदारत से अलग होना पड़े। उसके ऊपर ज़ेलेंस्की जो हैं वो कह रहे हैं मुझसे इस्तीफ़ा लेना इतना आसान नहीं है। अगर दुनिया में कोई भी मुल्क ये समझ रहा है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, तो मुझसे इस्तीफ़ा लेना इतना आसान नहीं है। और ये जो है, ये मुझसे इस्तीफ़ा लेना जो है वो बहुत भारी पड़ेगा। जो मुल्क भी, चाहे वो यूरोप का हो या अमेरिका हो, जो भी मुल्क मुझसे कहेगा स्टेप डाउन कर जाओ। हाँ, अगर नेटो का मेंबर बना दिया जाए और रूस से जंग जारी रखी जाए और मज़ीद असला दे दिया जाए, तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस्तीफ़ा किसी सूरत नहीं दूँगा। अब जनाब यूरोप जो है वो, ये डिफेंस समिट अगर ना होती, अगर ये ना होती तो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि देखें, पहले 2 समिट्स हुई जो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कराई, पिछला हफ्ता 10 दिन तो बड़े दुनिया उलट पुलट गई है ना सारी। वो 2 समिट्स हुई, उसमें बल्कि और बुराई आ गई सामने, जब वहाँ पे JD वैंस आए और जो पैथी हेक्सेत आए, तो वो तो बात खुल के कह के चले गए। फिर इनके दौरे हुए, देखें ना, ज़ेलेंस्की का भी दौरा हुआ, वाशिंगटन का, मैक्रोन का भी हुआ, केयर स्टैमर का भी हुआ, उसका हर दौरे में बुराई आती गई। उसके बाद ये जो इजलास हुआ है डिफेंस का, इसमें फड्डा हो गया, मजीद बढ़ गया कि वो कह रहे हैं कि जी यूके और फ्रांस दोनों सीज़ फायर पे तैयार हैं। अब मुझे बताएं कि ट्रंप और पुतिन कैसे देख रहे हैं इसको, ट्रंप कैसे देख रहे हैं। और इट्स ओवर। और अब मेरा नहीं ख्याल कि यूरोप में सारे मुल्क अपनी पावर को देखें, ख़ास तौर पे ये जो मैक्रोन और जो बरतानिया और फ्रांस के दरमियान जो हुआ है इस वक्त, ये अपनी पोजीशंस को देखें, अपने अवाम को देखें, ये यकीन कर लें इस बात पे कि 1945 के बाद का सिस्टम ख़त्म हो चुका है। पहले तो यकीन करें अपने, एक होता है ना कि एक उसमें आप ख्वाब देख रहे हैं कि नहीं यार ऐसी गलत खबरें चल रही हैं, कुछ नहीं हो रहा। आप फारिग हो चुके हैं, नेटो भी फारिग हो चुका है, EU भी फारिग हो चुका है, मुल्क रियासतें अपने फैसले करें कि उन्होंने कैसे आगे चलना है। और वो यूनाइटेड नेशन से भी अमेरिका निकलने का सोच रहा है, IMF से भी निकलने का सोच रहा है, WHO से निकलने का सोच रहा है। वो निकलने का क्या, US एड बंद कर दिए उन्होंने, अपने डिप्लोमेट्स कम कर रहे हैं दुनिया में, अपनी सफारत खाने बंद कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कॉन्सुलेट्स क्यों होते हैं एक मुल्क में इतने सारे, कौंसल खाने बंद करो, एक एम्बेसी बहुत सारे इलाके की एम्बेसीज को देखेगी। तो मतलब है कि वो किसी और जगह सोच रहा है जो ट्रंप का ऑफिस है, और ये जो है ये अपने उदी तरफ, ये होता है ना वो पुरानी डिप्लोमेसी, क्या हाल है जी आपके, 5-7 इंग्लिश के अच्छे अल्फाज। अब मुझे बताएं कि एक आदमी, उनकी टीम के लोग जो हैं वो बिलियनर्स एंड बिलियनर्स हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत करके बिलियनर बने, लूट मार करके। और ये सौदे और कार्टल्स और ड्रग कार्टल्स और बैंकिंग कार्टल्स और ये डिप्लोमेटिक कार्टल्स, सारे कार्टल्स के तहत तो नहीं बने, वो चोरी चकारी करके तो नहीं बने ना, उनमें से किसी ने ड्रग स्मगल किए हैं। वो सारे जो हैं उन्होंने तो मेहनत की और रगड़ा खा के वो पहुंचे हैं ऊपर तक। अच्छे हैं बुरे, उनकी पॉलिसी से हज़ार इख्तलाफ करें, मगर रगड़ा खा के पहुंचे हैं ना आगे, लूट मार करके तो नहीं पहुंचे। इलॉन मस्क ने मेहनत करके जो कमाया, खुद कमाया है ना इसने। अब इशू ये सारा कि ये वो दुनिया चली गई, इनको क्या आप ऑफर करेंगे कि 20,000-30,000 डॉलर के ऊपर एक लॉबिंग फर्म हायर कर लें जो इलॉन मस्क को कन्विंस करे जाके। ओ भाई, उसके चपड़ासी तक नहीं पहुंच पाएगी वो लॉबिंग फर्म। तो बात यह है कि वो अभी तक मस्त हैं किसी और जगह पे दुनिया में। लोग सारे उनको आहिस्ता आहिस्ता झंझोड़ के आहिस्ता रोज़ जो खबरें आ रही हैं बाहर से, वो उनको बताया जा रहा है कि भाईजान उठ जाओ, ट्रंप आ गया, ये पुरानी दुनिया नहीं है, अब ये नई दुनिया है, इसमें जागो, हिम्मत पकड़ो, हौसला पकड़ो, अगर है तुम्हारे अंदर दम तो खड़े हो जाओ, ठीक है। वरना ये कि वो तो फारिग हो गया पूरा यूरोप, एक ही चढ़क करके एक हफ्ते के अंदर नेटो, EU आगे पीछे दाएं, और एक नया बम उन्होंने चला दिया आज।
और वो जो है वो उन्होंने ये चलाया है कि उन्होंने जो साइबर सपोर्ट है तमाम की तमाम उसको बंद करने का फैसला किया है। यानी साइबर कमांड जो है अमेरिका की जो 11 कमांड्स हैं यूनिफाइड कमांड्स, उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो साइबर कमांड सेकंड अगर हम देखें ना तो ये 2009 में बनी थी। ये उनकी यूनिफाइड कम्बेटेंट कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें अफ्रीकन कॉम भी है, सेंट कॉम भी है, उसके बाद इंडो पैसिफिक कमांड भी है इसमें, ठीक है ना। ये यूरोप की कमांड्स हैं, नॉर्दर्न सारी साउथ। लेकिन इसमें जो ये बिल्कुल कम पड़ा जा रहा है, बिल्कुल लेफ्ट पे ना, तो बिल्कुल नीचे यूएस साइबर कमांड लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक कमांड है उसमें, ट्रांसपोर्टेशन कमांड है, सारी ये 11 कमांड्स हैं अमेरिका की। स्पेस कमांड भी है, और बिल्कुल जो 4 कमांड्स लिखे हैं ना, छोटा नज़र आ रहा है स्लाइड में, लेकिन उस सबसे नीचे साइबर कमांड लिखी हुई है। साइबर कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये साइबर अटैक्स को रोकती है। साइबर अटैक्स को रोकने में इसका बड़ा रोल है। अब ये है कि इसको जो पेंटागन ने इसके जो ऑपरेशंस थे साइबर कमांड के, उनको रोकने का ऐलान कर दिया, और उन्होंने कहा है कि ये साइबर कमांड के ऑपरेशन जो हैं टिल फर्दर ऑर्डर्स, इनको रशिया के अगेंस्ट इनको रोक दिया जाए। और इसके ऊपर एक ये मैं 17 न्यूज़ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अमेरिकन ये न्यूज़ साइट है। पेंटागन ने हॉल्ट कर दिया है यूएस साइबर ऑफेंसिव ऑन रशिया। अच्छा, इसके ऊपर फटा पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है अलॉन्ग साइड अलाइज, ये बिलियंस दे चुकी है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ट्रंप जो, अच्छा अब साइबर का इशू ये है कि इसमें अब ये देखें ना कि बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स को तो कोऑर्डिनेशन होती है बरतानिया के जो हेडक्वार्टर्स हैं, और बहुत सारी कोऑर्डिनेशन होती है कनाडा के साथ, बहुत सारी कोऑर्डिनेशन नहीं होती, कनाडा के साथ भी नहीं होती, बरतानिया के साथ भी नहीं होती। अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इलॉन मस्क ये जो स्टारलिंक बंद करने की भी बात कर चुके हैं कि यूक्रेन का स्टारलिंक हम बंद कर देंगे। और ये ध्यान में रखें कि वो स्टारलिंक मुफ्त नहीं देते थे, वो जो स्टारलिंक देते थे तो पेंटागन उनको पे करता था। तो अब पेंटागन अगर पे नहीं करेगा स्टारलिंक का, और पेंटागन भी उन्हीं का है अब इलॉन मस्क का, तो पेंटागन पहले बाइडेन दौर में जब स्टारलिंक की सर्विसेज थी तो बाइडेन इंतज़ामिया पे करती थी इलॉन मस्क को उस स्टारलिंक का। अब पेंटागन में तो खुद खर्चा कम कर रहे हैं, तो खर्चा कम करने के लिए अभी शोर हो रहा है कि भाई आप क्यों स्टारलिंक दिया हुआ है, आप कह रहे हैं जंग खत्म करो, आप पैसे पेंटागन से ले रहे हैं। तो किसी और स्टारलिंक बंद हुआ तो समझे इंटरनेट सर्विसेज गई सारी यूक्रेन की, उनका पूरा जो ये साइबर कनेक्शन है स्पेस के साथ आगे पीछे ये सारा खत्म हुआ। लेकिन दूसरी बात ये है कि उन्होंने साइबर जो कमांड है उसके ऑपरेशंस को भी रोकने का फैसला किया। अब इसमें यूरोप के अंदर एक हड़बुंग मची है, क्योंकि साइबर अटैक्स के नतीजे में सैबोटाज हो सकते हैं, इसमें इवन असैसिनेशंस हो सकती हैं, इसमें खुदा न खास्ता ऐसे हालात हों, लेकिन साइबर कमांड जो है उसके ऑपरेशंस को, अच्छा इसमें अमेरिका के अंदर भी बात हो रही है। कुछ देर पहले मैं एक डिस्कशन उनका सुन रहा था किसी जगह, फिर मैंने किसी से बात भी की, उन्होंने कहा कि जी नहीं अमेरिका तक, मैं कहा यार रशिया आप अगर साइबर कमांड को बंद कर रहे हैं, आप साइबर इसको तो कैसे रोक रहे हैं, इसको पॉज कर रहे हैं आप, तो इनडेफिनेट पॉज है, कितने दिनों का है, 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन, वो अभी उनको खुद भी नहीं पता। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसके नतीजे में जो है वो अमेरिका को ख़तरा नहीं होगा, इसके नतीजे में साइबर अटैक्स होते हैं, यहाँ यूरोप जो है वो जाने और रशिया जाने। तो इसका मतलब ये है कि एक तरह से वो नेटो टूटना शुरू हो गया है। ये नेटो में साइबर के अभी तो आप कवर दे रहे थे ना यूरोप को, तो साइबर का जब आपने कवर हटा लिया है तो ये तो बड़ा खौफनाक है, बहुत खौफनाक है। देखें ये सबसे, अगर आप कहें ना कि इन हालात में सबसे खौफ तो रशिया के तो साइबर हमलों पे ही, तो ये हिलरी क्लिंटन कहती थी कि उनके साइबर अटैक कर करके उन्होंने ट्रंप को जिताया है, और ये सारा जो प्रोपेगेंडा था या सच झूठ था जो भी था, वो सारा वो उस ज़माने से आप चले लोग कहते बॉट्स बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा, यही हिलरी क्लिंटन का केस था। अब उन्होंने साइबर को रशिया के ख़िलाफ़ ट्रंप ने रोकने का फैसला कर दिया है। अच्छा, इसको जाहिर है कि, और साथ ही ये इतलात आ रही है कि जो मुलाकात है ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो जो तारीख उसकी तय हो रही थी वो उससे बहुत पहले हो सकती है। अचानक किसी भी दिन इतला आ सकती है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तय हो गई है।
और ये भी हो सकता है कि किसी तीसरे मुल्क में हो, ये भी हो सकता है कि एक दूसरे के मुल्क में चले जाएं वो, और तीसरे मुल्क को डालें ही ना बीच में। तो ये तेज़ हो गई है मामला। अच्छा, उधर जो है अब ये देखें ना कि यूरोप के अंदर जो है मामला, वो यूरोप का जो की जो तकसीम है, या यूरोप का जो तकसीम क्या, यूरोप तो एज सच मैं तो उसको यूरेशिया कहता हूँ हमेशा, उसको उसकी डिवीज़न आप कहीं से शुरू करें तो कहीं तक आप ले जाएं उसको। लेकिन यह है कि उसमें नेटो अमलन चला गया, क्योंकि नेटो G20 चला गया, नेटो चला गया। ये यूरोप से शायद मुख्तलिफ बेसिस से अपनी फ़ौजें भी विड्रॉ करने का सोच रहे हैं, खासतौर पर जर्मनी से और बाकी जगहों से। वो भी डिस्कशन में आ रहा है कि भाई हमारी फ़ौजें क्यों वहाँ पे मौजूद, हमने क्या यूरोप को क्या। अच्छा, इन्होंने अपना 3% की जगह 2.5% की 3% डिफेंस सारा बढ़ाना शुरू कर दिया अपना। लेकिन वो अब ट्रम्प कह रहे हैं कि अच्छा बढ़ाते रहो, बस इट्स टू लेट। और वहाँ ट्रम्प इंतज़ामिया को ये भी ख्याल उनमें पैदा हो रहा है कि ये इनसे मिलकर आया है, ये मतलब आने से पहले इनसे मिलकर आया है, तो ये खुद तो बोल नहीं सकते, तो इन्होंने ज़ेलेंस्की को चढ़ाया है कि तुम जाके हमारी तरफ से वहाँ पे ट्रम्प के साथ बदतमीजी करना है या बोलना है, जो भी ड्रामा करना, स्क्रिप्ट इन्होंने दिया बैठ के। और वापस जब गया है ज़ेलेंस्की यहाँ से हमारे साथ रिस्पेक्ट होके, और यहाँ तो उसको वहाँ पे रॉयल उन्होंने सर पर उठा लिए। तो अब जो है वो ताल्लुकात एक ऐसी जगह चले गए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वापस वो प्लान किसको देंगे, तो ना अभी कोई मुलाकात तय हो रही है ना कुछ हो रही है, आपस में इनका फटा पड़ गया है। ज़ेलेंस्की जो हैं वो अब अगर यूक्रेन में वापस जाते हैं तो वहाँ से साइबर का कवर अमेरिका विड्रॉ कर रहा है अपना, और पुतिन के साथ उनकी मुलाकात होने जा रही है। और ये अब सूरत हाल, अच्छा इस पूरी सूरत हाल में दो तीन है जहाँ पर ये महाज अभी ख़त्म नहीं हो रहा, ये महाज कोई नया रंग लेगा। ये ऐसे जो है ना, ये या तो देखें ना, पुतिन ने बहुत बड़े आज भी उन पुतिन के अटैक जारी हैं। और वक्फे में जाने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि अगर हम ये इलाके देखें ना, जो जिन इलाकों पे ऑलरेडी वो आ चुके हैं, प्रेसिडेंट यानी पुतिन जहां आ चुके हैं, तो अगर हम ये थर्ड देखें तो लुहांस्क का इलाका है, डोनेत्स्क का इलाका है, ये ज़पोरिज़िया का इलाका है, केर्सन का, तो ये इलाके तो ऑलरेडी जा चुके हैं। इनमें से 2 इलाकों को तो वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी डिक्लेयर कर चुके हैं। अब ये इलाके जा चुके हैं, तो 2014 के बाद क्रीमिया पहले चला गया था, ये बाकी इलाके अभी चले गए। 2 को इंडिपेंडेंट रियासत कर दिया डिक्लेयर, उनको रशिया ने तस्लीम कर लिया। ये भी हो सकता है इनको अमेरिका तस्लीम कर ले। यहाँ तक बात हो रही है कि इन इलाकों को अमेरिका भी इंडिपेंडेंट तस्लीम कर ले, क्योंकि इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं ना, मार्को रूबियो भी और प्रेसिडेंट ट्रंप भी, कि भाई 2014 के बॉर्डर से पीछे 2014 के बॉर्डर्स आपके पास नहीं आएंगे। तो जब नहीं आएंगे तो वो फिर ये तो पुतिन ने वो बात भी मनवा ली ना अपनी। तो अब ये तो इतना इन्होंने मजीद ट्रंप को गुस्सा दिलवा दी है ये इजलास करके, और फिर उसके बाद ये कह के कि जी हम एक तो इनका ख्याल था कि वो पुतिन ज़ेलेंस्की को करके तो ज़रा ज़ेलेंस्की बड़ा दुखी है इस वक्त, तो उसको प्यार मोहब्बत से प्रोटोकॉल देंगे, उसको उल्टा असर पड़ गया। और फिर ये कि मैक्रों और इधर जो हुआ है, तो वो ट्रंप और पुतिन के सामने और खुल के सामने आ गए कि ये तो इनके अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है, सीज फायर करवाएंगे। वो कह रहे भाई सीज फायर कैसे करवाएंगे जब पुतिन से बात नहीं हुई। देखिए ना, एक तरफा सीज फायर कैसे होता है, एक तरफा तो पिटाई होती है, दोनों तरफ से सीज फायर होता है ना। जी जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, IMF की जानिब से पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर में जो टैक्स चोरी होती है उसको भी रोकने का मुतालबा ये डेलीगेशन जो आया है IMF का, ये मेरा ख्याल है ये मुज़ाकरात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दौरा भी बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। और देखते हैं कि हमारी हुकूमत, वज़ारत ख़जाना क्या उनसे बात करते हैं, किस तरह से, और वो उनकी जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात में किस तरह दूर होते हैं। सही। कल जो है वो बड़ा अहम दिन है, ये अहम दिन है मगरबी एशिया, अरब ममालिक, OIC, अरब लीग, सब के लिए, क्योंकि कल काहिरा में 4 तारीख और इजलास हो रहा है। और ये वो इजलास है जिसकी तैयारी के लिए पहले 21 फरवरी को इजलास हुआ था रियाद में, और सारे सरबराहान जो हैं मुख्तलिफ अरब ममालिक के, GCC और जॉर्डन और इजिप्ट के जो फरमारवा थे वो रियाद में इकट्ठे हुए थे। और उसके बाद कल जो है उन्होंने इकट्ठा होना है कायरो में। अब ये जो कायरो में इकट्ठा होना है, ये अरब लीग का इजलास है। और जब ये अरब लीग बनी थी तो उसमें 7 ममालिक थे उस वक्त। ज़ाहिर है 1944 में तो अरब ममालिक इतने नहीं थे। सऊदी अरेबिया, सीरिया, ट्रांस जॉर्डन, नॉर्थ यमन,
इराक, 7 मुल्क थे, ठीक है ना, तो शाम, ये तो अब ये है कि अब इसमें 22 ममालिक हैं, अब इसके 22 अरब ममालिक का हिस्सा हैं। तो वहाँ पर अब ये इजलास कल होता है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग, और क्या ये कोई मुतफ़िका, देखें गज़ा, क्योंकि इजिप्ट का जो प्लान है वो प्लान तो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत जगह के, वहाँ पे वो सेफ जोन्स बनाएंगे और पैसे का भी इशू नहीं है, बाकी भी इश्यूज़ नहीं है, लेकिन पेचीदगी दरमियान में ये पैदा हो गई है कि सीज़फायर एग्रीमेंट हफ्ते की रात को ख़त्म हो चुका है, पहला मरहला, और आज 3 तारीख हो गई है, और जो मरहला पहली तारीख को ख़त्म होकर 2 तारीख को शुरू होना, तो 3 तारीख से दूसरा मरहला शुरू नहीं हुआ। और दरमियान में एक जो है वो स्टीव विटकॉफ जो हैं अमेरिका के मशरिक़ वस्ता के, अब उनके बारे में जो नुमाइंदा खुसूस, उनके बारे में इसराइल का कहना है, उनसे अप्रूव करके एक प्लान इसराइल ने और पेश कर दिया है, और वो ये है कि पूरा रमज़ान, पहला मरहला जो है वो पूरे रमज़ान, और उसके बाद जो पास ओवर होगा, पास ओवर एक उनके जो यहूदियों के अंदर एक उनके मुक़द्दस दिन है, ये वो दिन है जब बनी इसराइल ने फ़िरौन से आज़ादी हासिल की थी। तो ये जो है ये कोई मेरे ख़्याल से 12 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक ये दिन है, पास ओवर के दिन हैं जो उनके यहाँ मुक़द्दस शुमार होते हैं। अब ये तजवीज़ आई है कि जो पहला मरहला है जो ख़त्म हो चुका है, जिसको हमास एक्सटेंड नहीं कर रही, हमास ने इनकार कर दिया, कतर ने भी कर दिया, तुर्की ने, लेकिन स्टीव विटकॉफ शायद इसकी हमायत कर रहे हैं क्या, तो इसको एक्सटेंड करने की बात हो गई पहले मरहले को ही 20 अप्रैल तक, और इस दौरान बाकी कैदी जो हैं वो पहले दिन छोड़ दिए जाएं और बाकी कैदी जो हैं वो आखिरी दिन छोड़े जाएं, यानी यरगमाली, और इस दौरान जो है वो सीज़फायर अपनी जगह रहे। रमज़ान में भी कोई बमबारी नहीं होगी, लेकिन $4 बिलियन की, एक तो भी 2.2 बिलियन डॉलर पहले, जो $4 बिलियन की एमरजेंसी एड जो है एमरजेंसी अथॉरिटी के तहत उन्होंने अप्रूव कर दी है पेंटागन ने इसराइल के लिए, और उसमें ज़ाहिर है कि हाउस को भी और सेनेट को भी बाईपास करके एमरजेंसी अथॉरिटी यूज़ की है। और इस दौरान जो है वो ये अब एक अजीब यहाँ पे मशरिक़, ये अरब लीग और यहाँ पे गज़ा, यानी जंग नहीं छिड़ी, लेकिन नेतन्याहू की पूरी कोशिश होगी कि इस दौरान जंग छिड़ दे, इस दौरान कोई ऐसा वाक़या करे, क्योंकि इस सेकंड फेज़ के अख्ताम पे सारी फ़ौजों ने विड्रॉन है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर से भी निकलना है, गज़ा से भी निकलना है, और कंप्लीट सीज़फायर एग्रीमेंट साइन होना है, जिसके बाद आगे वहाँ पे जो इजिप्ट का प्लान है और जो अरब ममालिक भी हैं कि जी वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन प्लान। तो ये अब दिन है बड़े इंपॉर्टेंट कि वहाँ वेस्ट एशिया में और मशरिक़ वस्ता में अरब लीग क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि कल वो इजलास है जो तारीख़ी इजलास होगा। अरब लीग ने बहुत लोगों को मायूस किया है, ठीक है ना, मतलब ये है कि 67 वॉर में जब ये था कि नो एग्रीमेंट, नो रिकग्निशन, नो निगोशिएशंस, ये इनकी करारदाद थी इसराइल के बारे में, उसके बाद इब्राहिम अकॉर्ड भी आ गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जो है वो 2003 के बाद तो बिल्कुल ही फारिग हो गई थी अरब लीग, क्योंकि वो जब सद्दाम हुसैन पे हमला हुआ था अरब लीग उधर खड़ी हो गई, खलीजी जंग हुई तो अरब लीग जो है वो अमेरिका के साथ खड़ी हो गई उस पर, इराक पे, तो वो अरब लीग का कोई, लिबिया में अरब लीग, वो अरब लीग, तो कल तारीखी मौका है अरब लीग का कि अरब रहनुमा बैठ के वहाँ पर फैसला करेंगे, और फैसला वो ना सिर्फ फ़लस्तीन के लिए करेंगे बल्कि पूरा जो नक्शा है, जियो पोलिटिकल नक्शा, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि गज़ा के बारे में क्या फ़ैसला करते हैं अरब ममालिक। तो वो सारे जो हैं वो अब कल का इजलास है, उसमें क्या होता है नहीं होता, पोस्टपोन हो जाता है, वो एक्सटेंड कर देते हैं, पहले भी 28 फरवरी को होना था, 4 तो हो गया, एक्सटेंड होता है इस दौरान, क्योंकि सीज़फायर तो है अपनी जगह। तो ये देखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। एक और इवेंट ऐसा है जो इस दौरान देखें, प्रेजिडेंट पुतिन, आप सोचें ना, यूरोप सारा, उधर ज़ेलेंस्की सारा, प्रेजिडेंट पुतिन से मिलने की शख्सियत पहुँच गई है, और ये मेरा ख्याल है कि ज़रा गैर मामूली सा है, तो मैं इसको डिस्कस इसलिए करना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ क्योंकि ये एक अनयूजुअल सी उनकी मुलाकात हो रही है जिसकी कोई टाइमिंग्स नहीं है। 29 ये म्यांमार की ऑफिशियल स्टेट न्यूज़ एजेंसी है, वो ये कह रही है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल चेयरमैन 29 स्लाइड, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल चेयरमैन एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार सीनियर जनरल Min Aung Hlaing to pay official goodwill visit to the Russian Federation at the invitation of President of Russian Federation Mr. Vladimir Putin। ये पुतिन पहुंच गए अपने जो वहाँ पे जो उनके रूलर हैं म्यांमार के, ये मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से इनकी मुलाकात हो रही है और इनके साथ पूरा डेलीगेशन है और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में गए। अब ये जो
मतलब सारी तवज्जो उधर है। यहाँ पर क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए म्यांमार जो है वो चाइना के बड़ा क्लोज है। ये जो उनकी जनता है वो चाइना के बड़े क्लोज है। चाइना इनकी अपोजिशन की भी बड़ा क्लोज है। और रशिया तो बाकायदा न्यूक्लियर की बात कर रहा है इनके साथ कि आपके साथ हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा 1600 किलोमीटर तवील इनका इंडिया के साथ बॉर्डर है। अगर आप ये मैप देखें ना तो ये इस वक्त म्यांमार का वहाँ पे होना, जो मगरब इनको रिकगनाइज नहीं करता, लेकिन इस वक्त पुतिन के साथ इनकी मुलाकात ये पिछले साल जो है ये चाइना का विजिट कर चुके हैं। प्रीमियर शी जिनपिंग से इनकी बड़ी तवील मुलाकात हुई है और अब इनकी हो रही है प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात। अगर हम इसमें ये देखें ना, जो 6th है और 5th है, 5th हम देखेंगे तो हमें ये बिल्कुल आ जाएगा, ये जो 1600 से ज़्यादा किलोमीटर जो है ये, और नागालैंड के साथ और अरुणाचल, ये आप देखें ना म्यांमार का बॉर्डर मणिपुर के साथ मिलता है। उसके बाद ये म्यांमार मिज़ोरम के साथ भी मिलता है। ये पूरी वो रियासतें जो इधर की हैं, और फिर उसके बाद बांग्लादेश आता है। अच्छा, लेकिन बांग्लादेश के साथ भी इनका बॉर्डर है। दूसरा जो मामला है, अगर हम दूसरे मैप को देखें जो 6th है, तो इस 6th को देखें और क्लैरिटी आती है कि म्यांमार के अंदर जो है ये, और हमें क्लैरिटी आती है इनके बॉर्डर्स के हवाले से कि मिज़ोरम, ये नागालैंड, मणिपुर, बांग्लादेश, और फिर ये राखीन स्टेट है, और फिर एक चिन स्टेट ऊपर इनकी है। ये वो जगह हैं जहाँ पे अराकान आर्मी एक्टिव है। और अराकान आर्मी जो है ये जनता के अगेंस्ट एक्टिव है। पहले हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। उसके भी दो हिस्से हैं। वो राखीनी स्टेट का जो पूरा इलाका है उसके काफ़ी हिस्से पे वो अराकान आर्मी जो है वो काबिज है, लेकिन उसके भी 2 हिस्से हैं। और उसका जो एक हिस्सा है वो तो उसमें तो बुद्धिस्ट हैं, और वो जो है वो जंग लड़ रहे हैं कि जी हमें यहाँ पे एक राखीन स्टेट जो है वो अलग से एक अलहदगी चाहिए हमें, और वो AA कहलाती है, यानी अराकान आर्मी कहलाती है। लेकिन उसका एक दूसरा हिस्सा भी है, और वो जो है वो अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी है, जिसको ARSA कहते हैं, और उसमें रोहिंग्या हैं। और रोहिंग्या जो हैं वो, यानी आप यूँ समझ लें कि वो है अराकान आर्मी ही, लेकिन उसका एक हिस्सा जो है वो बुद्धिस्ट है, वो AA कहलाता है अराकान आर्मी। एक जो है वो रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी कहलाता है, अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी, जो कि रोहिंग्या जो पनाह गुज़ीन थे 2009 के बाद उन्होंने बनाई थी। और वो इसी का एक तरह से ये साथ भी, इनके आपस में लड़ाई नहीं होती, ये साथ भी हैं, लेकिन जो है वो वहाँ पे रोहिंग्यास भी हैं और उसमें बुद्धिस्ट भी हैं। तो इसके 2 हिस्से हैं। अच्छा, अब ये है कि ये बिल्कुल वहाँ पे हैं जो मणिपुर, नागालैंड, वहाँ पे इस मरहले पे ये जो वहाँ पे रवानगी है, इसको मैं अहमियत दे रहा हूँ। दूसरी जो बात है, ओके, प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हो रही है, इस मरहले पे प्रेसिडेंट पुतिन ने रोहिंग्या से बात करना मुनासिब समझी, म्यांमार के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हो रही है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये मैंने आपसे कहा कि पूरा जो खित्ता है, पूरी दुनिया, इसमें ये चूँकि नया ऑर्डर इमर्ज हो रहा है, तो इसलिए वहाँ वो इलाका शायद अमेरिका की नज़र में ही नहीं है, रडार्स में ही नहीं है। अगर ये कहीं हम याल्टा 2 की तरफ जा रहे हैं तो अमेरिका का शायद कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो यहाँ पे यूरोप में, मतलब आइडियली तो ये सारे इत्तेहादी उसके साथ होते, तो फिर वो देखें ना, या तो ज़ेलेंस्की फारिग हो जाएगा, या ज़ेलेंस्की जो है वो ट्रंप के साथ माहिदा कर लेगा, या ये है कि यूरोप का मुकम्मल तौर पे यूरोप डंप कर देगा ज़ेलेंस्की को, या यूरोप अमेरिका के साथ चला जाएगा, बरतानिया, मतलब 3, 4, 5 ऑप्शंस हैं ना। लेकिन वो जाएगा तो ट्रंप की शराइत पे ही जाएगा। अभी तक तो कोई किसी को लेवरेज है नहीं किसी यूरोपियन कंट्री के पास, या तो इशू ये सारा। और ये मुलाकात अगर हो गई पुतिन और ट्रंप की, उससे पहले, क्योंकि फड्डा तो बढ़ रहा है ना, फड्डा तो आपस में अभी यूरोपीय मुल्क इधर उधर, विक्टर ऑर्बन कुछ कह रहे हैं, जॉर्जिया मेलोनी कुछ कह रही हैं, वो मैक्रोन कुछ कह रहे हैं, जर्मन कुछ कह रहे हैं। तो या तो ये मसला हलो ज़ेलेंस्की वाला, लेकिन इसी दौरान पुतिन को आप देखें ना, पुतिन इस दौरान म्यांमार के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, और वो प्रेसिडेंट जो कि फौजी जनता के हैं, और अरब ममालिक कल क्या फैसला करते हैं। तो ये बड़े तारीखी वाक़यात हैं। जितना जल्दी हम पाकिस्तान में अपने जो अंदरूनी मसाइल हैं उन पर काबू पाएँ, और एक दूसरे के साथ बैठ के स्टेक होल्डर्स रियासत को निकालें इन इशू से। ये मैन मेड क्राइसिस हैं, हम इसे निकल जाएंगे। लेकिन यह है कि बहरहाल दुनिया के वाक़यात क्योंकि तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदरूनी इख्तलाफात पे काबू पाएँ और ये इंतशार ख़त्म करें, सियासी इंतशार और जो भी मामला। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और दहशत गर्दी दोबारा जो सर उठा रही है, बहुत ज़्यादा हार्डकोर टेररिज्म।
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।